डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी और हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पे और दुनिया की पावर डायनेमिक्स में एक अहम रोल निभाते हैं। क्या कॉमन है ग्वादर में, क्या कॉमन है सिंगापुर में, क्या कॉमन है हांगकांग में, क्या कॉमन है जिब्राल्टर में, जो इन्हें आपस में लिंक करता है। जिब्राल्टर जहाँ यूरोप के अंदर है, हांगकांग जहाँ चाइनीज़ कोस्ट पर है, सिंगापुर जहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे है, और ग्वादर जो पाकिस्तान में बनाया जा रहा है या काफ़ी हद तक बन चुका है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है इनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दुनिया के अंदर आज तक जितनी भी बड़ी ताकतें हुई हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मैरीटाइम पावर्स कह लीजिए या आप मिलिट्री पावर कह लीजिए, उनके लिए हमेशा से एक बड़ा अहम काम रहा है उन खास जियो स्ट्रेटेजिक बॉटल नेक्स पे अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखना, जिसके थ्रू वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर सकें या उन पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकें। दुनिया में कोई भी मुल्क तभी ताकतवर हो सकता है जब उसके ट्रेड रूट्स सिक्योर हों, क्योंकि ट्रेड रूट्स वो वाइटल सप्लाई रूट्स होते हैं जिसके थ्रू उसकी नीड्स पूरी होती हैं, साथ के साथ उसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है। एक बात को समझें, जवाहरलाल नेहरू ने एक दफ़ा कहा था कि अगर आपको ज़मीन पे मजबूत होना है, ज़मीन पे स्टेबल होना है, तो समुद्र में आपको सबसे बेस्ट होना पड़ेगा। क्या कॉमन है ब्रिटेन में, क्या कॉमन है अमेरिका में, क्या कॉमन है डच के अंदर? देवर स्ट्रॉन्ग नेवल पावर्स एंड अमेरिका इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग नेवल पावर। द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ रशिया इज दैट कि सोवियत यूनियन के दौर में भी और उसके बाद जब रशियन स्टेट इस्टेब्लिश होता है 90s में, तब भी रशिया नेवल पावर नहीं बन पाया, जिसका कारण आप देखेंगे रशिया की जो नेवल प्रेजेंस है दुनिया के अंदर उतनी नहीं है। रशियन नेवी आज भी एक ग्रे वाटर नेवी कंसिडर की जाती है। ग्रे वाटर नेवी वो नेवी जो बेसिकली अपने कोस्टल एरियाज और एक लिमिटेड अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के आगे नहीं जा सकती। ब्लू वाटर नेवी वो नेवी जिसके पास कैपेबिलिटी होती है अपने लोकल डोमेन से आगे जाकर एक्ट करने की, ताकि आप अपने ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर सकें और किसी भी पोटेंशियल चैलेंजर से जो आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ को खतरे में डाल सकता है उसको रोकने की कोशिश कर सकें। जिब्राल्टर का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। छोटा सा पत्थर जो स्पेन के कोस्ट पर इस्टेब्लिश है, पर आज तक उसको ब्रिटेन छोड़ता नहीं, जबकि ब्रिटेन ने भारत को छोड़ दिया, ब्रिटेन ने कई जगहों को छोड़ दिया। स्पेन के मांगने के बाद भी जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, जो इससे रिलेशनशिप नॉर्मल है, आप वो ज़मीन वापस नहीं करते। एक छोटा सा ज़िला, क्यों? बिकॉज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू आपको मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मिलता है। अफ्रीका में एक छोटी सी कंट्री जिसको कहते हैं जिबूटी, जो कि इस्टेब्लिश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास नज़दीकी तौर पे। जिबूटी क्या, छोटा सा कंट्री, पर वहाँ अमेरिका से लेके आज की तारीख में चीन के भी मिलिट्री बेसिस हैं। उस कंट्री का एक क्लासिकल वे में आप कह सकते हैं कि जिबूटी क्लासिकल एग्जाम्पल है रेंटियर स्टेट का। रेंटियर स्टेट वो स्टेट जो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का फ़ायदा उठाते हैं वर्ल्ड पावर को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके हेल्प को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी उस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के थ्रू वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर या पावर डायनेमिक्स में एक अहम रोल निभा सके। चाइनीज़ में अगर हम कहें, चाइना एक इमर्जिंग पावर है, ब्रिटेन डिक्लाइन हो चुकी पावर है, अमेरिका एक सर्वाइविंग पावर है। इन सब में कॉमन रहा है या कॉमन है किस तरह से आप अपने लोकल डोमेन से निकलकर आप इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते हैं। अमेरिका क्लासिकल एग्जांपल है। ग्वांतानामो बे, क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है, पर आप ग्वांतानामो बे में मौजूद हैं, आप जापान में मौजूद हैं, आप कोरिया में मौजूद हैं, आप थाईलैंड में मौजूद हैं, आप यूएई में मौजूद हैं, आप सऊदीया में मौजूद हैं, इसराइल आपके कसट है, आप पाकिस्तान में सालों साल मौजूद रहे जब आपको अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन को काउंटर करना था। आपको बेसिकली अपनी प्रेजेंस चाहिए थी। अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेसिस पर्शियन गल्फ में है, चाहे वो बहरीन के अंदर हो, चाहे वो यूएई में हो, वो उन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने से ज़्यादा अमेरिकन ऑयल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। देखिए, अगर कोई भी ताकत बनना चाहती है दुनिया में मुल्क, तो उसको एक बड़ी इकोनॉमिकल पावर बनना होगा। आज का ज़माना ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप ताकतवर तभी हो सकते हैं जब आपके ट्रेड रूट सिक्योर हो सकें, और आपके ट्रेड रूट तभी सिक्योर हो सकते हैं जब आपकी ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस हो, साथ के साथ आपके पास रिसोर्स पे कंट्रोल। हमने पढ़ा था गुज़िश्ता वीडियोज़ में डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में। डिपेंडेंसी थ्योरी बात करती है उस चीज़ के बारे में कि किस तरह से ग्लोबल पावर्स ने डिपेंडेंसी क्रिएट की ग्लोबल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ताकि वो उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकें।
50s के पहले का दौर ब्रिटेन फ्रांस जैसी वर्ल्ड पावर्स का दौर था जो कॉलोनियल फॉर्म के तौर पे कॉलोनीज के तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज या पेरिफेरीज को एक्सप्लॉइट करती थी। कंपटीशन नहीं था बिकॉज कॉलोनीज थी, कॉलोनीज पे आपकी सोल मोनोपोली होती है। 60s का दौर कोल्ड वॉर का एरा, बाद में 90s का दौर अमेरिकन हेजेमनी का दौर रहा जब बड़ी बड़ी अमेरिकन एमएनसीज और टीएनसीज ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर न्यू कॉलोनाइजेशन को प्रमोट किया। चाइना भी कोई अछूता इससे नहीं। चाइना जब इमर्ज करता है 2000 के बाद, 90s के बाद बेसिकली एक ग्लोबल प्रोडक्शन हाउस के तौर पे, प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। चाइना के पास एक मसला है कि रॉ मटेरियल की कमी रही है। अब वो जब ऑलरेडी बड़े बड़े ग्लोबल जायंट्स अमेरिका जैसे बैठे हुए हैं अफ्रीका में, तो अब घुसेंगे कैसे? आपको घुसना पड़ेगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी घुसी थी ट्रेडर के तौर पर, नए ज़माने में आप घुसते एक इन्वेस्टर के तौर पर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के पास हमेशा से एक डिलेमा रहा है कि दे हैव रिसोर्सेज बट दे डोंट हैव कैपिटल बेसिकली to exploit those resources or to develop those resources. In this scenario, the entry of world powers happens basically. They enter into it and they exploit those natural resources. क्या कहते हुए कि भाई लोगों, हम तो आपकी मदद के लिए आए, हमारा इंटरेस्ट आपको लूटना थोड़े है, हमें आपके रिसोर्स नहीं चाहिए, हमें तो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहिए। हम इन्वेस्ट करेंगे लेकिन विथ हिडन एजेंडाज। एग्जाम्पल, हम इन्वेस्ट करेंगे, शर्त ये होगी हमारी कंपनीज आके वो प्रोजेक्ट बनाएंगी, हम आपको सस्ते लोन देंगे, बहुत कम ब्याज पे लोन देंगे, 1% कुछ भी नहीं होता। बस शर्त इतनी सी है कि हमारी कंपनीज आएंगी, प्रोडक्ट आपको हमारे खरीदने पड़ेंगे, उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो हाई लेवल पे जॉब्स होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो मेरी कंट्री से आएंगे। इनडायरेक्टली मैंने आपको 100 रुपये दिया और 100 रुपये में 70 रुपये घूमकर वापस मेरी कंट्री में पूछा, और उसके बाद आप मुझे 1% ब्याज के हिसाब से 110 रुपये के आसपास लौटाएंगे अगले 20 सालों में। मेरे लिए विन विन सिचुएशन है, और आप मॉरली और एक मेंटली तौर पे मेरे गुलाम भी बन गए। क्लासिकल एग्जांपल है जिसको हम हमारे फील्ड में आईआर में कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। वही गांव का साहूकार जो शादी के समय कहता था, अरे भाई चिंता क्यों करता है, ये अंगूठा लगा जमीन के कागजों पे, ले जा। सर्कल इतना बड़ा होता था कि जरूरत से ज्यादा आप लोन दें, वाइट एलिफेंट्स क्रिएट करें। चाइना की पॉलिसी ये रहेगी कर्जा दो बिकॉज वी हैव सरप्लस मनी। ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम ये आती है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ या तो डिक्टेटोरियल रिजीम्स है या वहाँ पे एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है। उन जगह के लीडर्स को हवा में दिखना है, उन लीडर्स को प्रेजेंस दिखानी है। लीडर प्रेजेंस कैसे दिखाता है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाके, बड़े बड़े वादे कर, सपने दिखाकर, बातें कर करके मैं डेवलप कर दूंगा देशों को, मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आऊंगा, मैं ब्रिजेस बनाऊंगा, मैं हाईवेज बनाऊंगा, मैं मेट्रोज बनाऊंगा। जिसकी ज़रूरत है या नहीं ये सोचने की बात है। बिकॉज एजुकेशन हेल्थ से ज़्यादा ये चीज़ें दिखती हैं, जो दिखता है वो बिकता है। इन्हें कहते हैं वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हनबनटोटा का पोर्ट कह लीजिए, या महिंदा राजपक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह लीजिए श्रीलंका का, जिसने कि श्रीलंका की ज़रूरत से ज़्यादा कर्जे लेके ऐसे बड़े वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करवाया, जिसके नतीजे में आज श्रीलंका डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक जीता जागता उदाहरण है। ये तो हमने बात की एक कॉन्टेक्स्ट में कि क्यों ये मिलिट्री प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली न्यू कॉलोनाइजेशन को प्रमोट करता है या किस तरह से एक्सपेंशन को प्रमोट करता है। अब हम आते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हमें बात करने के लिए, जिसको आप BR इनिशिएटिव कह सकते हो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कह सकते हो, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव कह सकते हो, मैरीटाइम सिल्क रूट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जो कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जब चाइना का इमरजेंस होता है, हू जिनताओ के अंदर चाइना एक थॉट प्रोसेस लेके चलता है कि अगर चाइना को अमेरिका को डिसलॉज करना है उसकी ग्लोबल पावर की पोजीशन से, तो चाइना को पहले तो नए अलायंसेस बनाने होंगे, साथ के साथ चाइना को किसी भी हालात में ये इंश्योर करना होगा कि ग्लोबल सप्लाई रूट्स के ऊपर उसका कंट्रोल रह सके। अमेरिका ने जिस तरह से अपनी MNCs TNCs के थ्रू, अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश किया था, आपको उसको काउंटर करना होगा। उसके लिए आप क्या करते हैं? आप अपनी आउटरीच बढ़ाते हो। साथ में मेरे को वर्ल्ड पावर बनना है, तो वर्ल्ड पावर बनने के लिए मेरी सिक्योरिटी और मेरी स्टेबिलिटी और मेरे सप्लाई रूट्स में जो शॉर्टफॉल्स हैं, चाइना को अगर आप देखें जोग्राफिकली, चाइना के ऊपर रशिया, सेंट्रल एशिया, नेपाल, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सी ऑफ जापान या चाइना सी, साउथ चाइना सी। मेजॉरिटी ट्रेड जो होता है वो होता है कोस्टल एरियाज के थ्रू। हर कंट्री का 90% ट्रेड को जनरली कोस्ट के थ्रू ही होता है, मेजर कंट्रीज में जो भी है। अब प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई रूट्स आपके बड़े वीक हैं।
चाइना का 70% के करीब ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का डिलेमा का शिकार है। अभी स्ट्रेट ऑफ मलक्का डिलेमा क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का है कहाँ? अब आप पूछेंगे। स्ट्रेट ऑफ मलक्का बेसिकली हमारे अंडमान निकोबार के नीचे और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक पतला सा 30-35 किलोमीटर का है कई जगह, तो एक सी स्ट्रेट है, एक चैनल है, जिससे कि कम से कम चाइना की नीड का 70% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अब मलेशिया के अंदर हिस्टोरिकली ब्रिटिश अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की चाइना से नहीं बनती। सिंगापुर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है। सिंगापुर का तो बनने का कारण ये था, देखिए ना, ये भी नतीजे हैं, यही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कंट्रीज़ को, सिटीज़ को फ्लरिश करते हैं। सिंगापुर इसलिए नहीं डेवलप हुआ, वहाँ के लोग बहुत समझदार थे, सिंगापुर की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने उसको बनाया। उस ज़माने में जितने शिप्स जाते थे वो सिंगापुर रुकते थे रिफ्यूलिंग के लिए, सप्लाईज लेने के लिए, और एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश कॉलोनी सिंगापुर रही 1950s तक। आज भी सिंगापुर की मेजॉरिटी इनकम उसके पोस्ट सी से जो उसकी सर्विसेज हैं उससे होती है, लोकेशन है। अब चाइनीज़ ट्रेड वहाँ से होकर यूँ क्रॉस करके स्ट्रेट ऑफ मलक्का से वियतनाम के पास से हो तो आप कोरिया को टच करते हो, जापान से होते हो शंघाई बीजिंग तरफ जाता है। अब सवाल ही उठता है, जापान बैठा है अमेरिका की गोद में, साउथ कोरिया के अंदर ऑलरेडी अमेरिकन प्रेजेंस है, आपका ट्रेड खतरे में है। आपको नए रूट्स चाहिए, आपको फास्ट मूविंग रूट्स चाहिए, आपको इन बॉटल नेक्स को अवॉइड करना है। इन्हीं चीज़ों को इंश्योर करने के लिए एक प्रोजेक्ट जो तकरीबन आज की तारीख में 110-120 अरब डॉलर, कुछ लोग कहते हैं कि 300 से 400 अरब डॉलर तक का प्रोजेक्ट है, शुरू होता है। इसमें बेसिकली 2 अलाइनमेंट है। एक नॉर्दर्न सिल्क रूट है जो ट्रेडिशनल सिल्क रूट का एरिया रहा, जिसमें कहा गया था कि हम चाइना को लिंक करेंगे थ्रू रेलवेज एंड हाईवेज एंड पाइपलाइन। भाई आज के ज़माने में तेल और गैस सब कुछ है, जिसका मेन जो टारगेट था वो यूरोप के मार्केट तक एक्सेस लेना, सेंट्रल एशिया की ऑयल और गैस रिच कंट्रीज से, रशिया से तेल और गैस की सप्लाई को इंश्योर करना, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान को लिंक करते हुए आगे यूरोप निकलना। चाइना के जो लीस्ट पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं या जो थोड़े बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जिन्हें नॉर्दर्न एरियाज़ भी कह सकते हैं आप, उनकी ईस्टर्न प्रोविंसेस है, उनकी लिंक बेहतर करना दुनिया से, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आसानी से यूरोपियन मार्केट तक जा सके, सेंट्रल एशियन मार्केट तक जा सके, और साथ के साथ सस्ता गैस और ऑयल आपके पास आ सके। और दूसरा था जिसे मैरीटाइम सिल्क रूट कहा जा सकता है, जो नीचे का हिस्सा है, जिसका मेन मकसद स्ट्रेट ऑफ मलक्का डिलेमा को ओवरशैडो करते हुए अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ एक बेहतर लिंक क्रिएट करना है, ताकि आप अपने रिसोर्सेज को सेफ गार्ड कर सके, रिसोर्स नीड को बेसिकली सेफ गार्ड कर सकते हैं। रिसोर्स तो आपका है नहीं। अब हम बात करते हैं कि काम किस तरह से करता है। जैसे हमने कहा, न्यू कॉलोनाइजेशन में कोई भी कंट्री बेसिकली किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर एंटर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल उतना डेवलप करती है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उस कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके और अपने नीड्स को पूरा कर सके, अपने सप्लाई नीड्स को, अपनी इकोनॉमिकल नीड्स को पूरा कर सके। तो अगर हम बात करते हैं OBR की या BR की, जो आप कहना चाहो, आपकी श्रद्धा है, मैं कुछ नहीं कह रहा। जो इसका मैरीटाइम सिल्क रूट है उसका मेन मकसद बेसिकली चाइना की स्टेट ऑफ मलक्का डिलेमा को ओवरशैडो करना है। 2003-2004 के दरमियान चाइनीज़ पीपल कांग्रेस की मीटिंग्स में इस बात को इंश्योर किया गया कि अगर चाइना को मजबूत होना है तो उसको स्टेट ऑफ मलक्का डिलेमा से बाहर निकलना होगा। अब आप किस तरह से निकलेंगे? आपको इन स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास करने के लिए अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स अपनाने होंगे। अब आप इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया आपका एक ट्रेडिशनल राइवल है। और देखिए, इंडिया के पास सबसे बड़ी ताकत अगर है तो हमारे न्यूक्लियर वेपन से ज़्यादा अंडमान निकोबार है, बिकॉज थ्रू अंडमान निकोबार हम स्टेट ऑफ मलक्का चैनल्स को कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं अंडमान सी के थ्रू। चाइना इस बात को समझता है। इंडिया चाइना एक पोटेंशियल राइवल है, और चाइना का 70 से 80% ट्रेड इंडियन ओशन हमारे डोमेन से होकर गुजरता है। हम जब चाहें उसे रोक सकते हैं। चाइनीज़ इस बात को समझते हैं। आपको अल्टरनेटिव रूट चाहिए, साथ में इंडिया को इनसर्कल करने के लिए भी आपको प्रेजेंस चाहिए। अपनी ताकत बढ़ाने से ज़्यादा अपने दुश्मन को घेरो, ये भी एक थ्योरी है IR की। अब आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको प्रेजेंस चाहिए इंडियन ओशन में। हमारे पास नेचुरल प्रेजेंस है, अमेरिका बैठा है कई जगह पर्शियन गल्फ की तरफ। चाइना क्या करेगा? चाइना लेट एंट्री किया ना, हमने तो एंटर किया नहीं, हम तो ऑलरेडी थे। चाइना लेट एंटर किया। चाइना ने कोल्ड वॉर एरा के बाद जो वीक हुई इकोनॉमिक सिचुएशन थी अफ्रीकन कंट्रीज़ की और साउथ एशियन कंट्रीज़ में, जैसे पाकिस्तान ही मेन और श्रीलंका वगैरह, इसका फ़ायदा उठाया।
पाकिस्तान हिस्टोरिकली गारंटीड स्टेट रहा है, यानी कि जो हमेशा अपनी ज़मीन बड़ी ताकतों के पास गिरवी रखता है, उनके मफादों को, उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उसके बदले में पैसा लेता है या मदद लेता है। अमेरिका इन केस ऑफ अफगान वॉर, नाउ चाइना। थ्रू चाइना इट इज़ वेरी, फॉर चाइना पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आज की तारीख में मुझे कोई सामान, फॉर एन एग्जाम्पल अफ्रीका के किसी कोस्टल कंट्री, फॉर एन एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका से अगर मुझे उसको पहुंचाना है, या मुझे ऑयल का कंसाइनमेंट है वो मुझे पहुंचाना है पर्शियन गल्फ से, जो शिनचांग प्रोविंस है इनका नदर्न एरियाज़ में, तो मुझे पहले पर्शियन गल्फ से जाना होगा। मैं वहाँ से निकलूंगा, मैं इंडिया को नीचे क्रॉस करूंगा, मैं श्रीलंका के पास से होते जाऊंगा, मैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का से क्रॉस होऊंगा, फिर मैं वियतनाम के सामने से होते होते जाऊंगा, फिर मैं कोरिया के पास से जाऊंगा, फिर मैं चाइना उतरूंगा, और फिर वहाँ से बाय रोड मेरा सामान नॉर्थ में जाएगा। एक्सेसिव लंबा है। मैं पर्शियन गल्फ से जाऊंगा, मैं पाकिस्तान उतरूंगा, मैं पाकिस्तान से सीधा नॉर्थ में जाऊंगा, वहाँ से मैं सीधे पीओके में घुसूंगा, और पीओके से सीधे चाइना में घुस जाऊंगा थ्रू वाकवान कॉरिडोर। मैंने गलत बोल दिया, वाकवान कॉरिडोर इज इन अफगानिस्तान, बेसिकली थ्रू गिलगित बाल्टिस्तान आप एंटर कर जाए। अब उसके लिए आपको पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिनकी रेलवे लाइंस भी ब्रिटिशर्स के ज़माने से स्लीपर तक नहीं बदले उन्होंने। पाकिस्तान के लिए इसलिए 2008-2006 के दरमियान एक प्रोजेक्ट को इनिशिएटिव किया गया जिसके क्या गया सीपैक। अब ये सीपैक था क्या? बेसिकली ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर था जिसका मेन मकसद ग्वादर पोर्ट, ग्वादर, अब याद रखिए ग्वादर ओमान का हिस्सा था, जो ओमान ने 60s-70s के दशक में पाकिस्तान को चंद करोड़ रुपए की एवज में बेचा, बिकॉज ओमान को लगता था कि ग्वादर हमारे लिए किसी काम का नहीं, बिकॉज हमारे वाले मकरानी, दे आर नॉट ओमानी, कौन मैनेज करेगा, ओमान उधर है, मकरान उधर है, बेटर टू सेल इट आउट टू पाकिस्तान। बट ग्वादर के अंदर नेचुरल डीप सी पोर्ट है, उस इलाके के अंदर पोटेंशियल है, बिकॉज लैंड है, पॉपुलेशन कम है। तो सीपैक का मेन मकसद पाकिस्तान के थ्रू नॉर्दर्न चाइना को, जो इनका उइगर प्रोविंस वाला इलाका है, उसको लिंक अप करना था। देखिए, साथ के साथ इस पूरे कॉरिडोर के साथ साथ आप क्या करेंगे, आप इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, पाकिस्तान को डिपेंडेंट बनाएंगे। देखिए, मैं अगर तुम्हारे साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ग्वादर से सामान लेके जा रहा हूँ, तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा ना कि कल को तुम मुझे ब्लॉक नहीं करोगे जाने के लिए, तुम मुझे रोकोगे नहीं इसे जाने के लिए, तो मैं डिपेंडेंसीज क्रिएट करूँगा। जैसे कि हमने डिपेंडेंसी थ्योरी में पढ़ा था, आपने क्या किया, आपने पाकिस्तान को बोला तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एनर्जी चाहिए, ठीक है, तुम्हें हाईवेज चाहिए, ठीक है, तुम्हें रेलवेज चाहिए, ठीक है, बेसिकली तुमको सब कुछ चाहिए, वो हम तुम्हें देंगे। शर्त ये है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा, तकरीबन ये 4 अरब इनिशली इसको ये 4 अरब डॉलर 40 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था। ये लंबा प्रोजेक्ट होगा, खूब लंबा चलेगा, ठीक है, लेकिन हमारी शर्तों पर चलेगा। हमारे इंजीनियर्स होंगे, ठीक है, कंपनीज हमारी रहेंगी, अल्टीमेटली लोन आप हमको चुकाओगे। पाकिस्तान ने सीपैक में, चाइना ने कुछ कोर एरियाज़ को टारगेट किया। पहला, ग्वादर पोर्ट को डेवलप करना, ग्वादर पोर्ट के चारों तरफ एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना, जो 15 से 20 साल के लिए चाइना को लीज पे दिया जाएगा। साथ में नॉर्दर्न एरियाज़ में बड़े डैम्स, जिसमें नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, भासा डैम प्रोजेक्ट है, वो इंश्योर करने से पावर आ रहा है, पावर्स बेसिकली चाइनीज़ कंपनीज़ को जहाँ इस्टेब्लिश होंगी उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। पाकिस्तान की पुरानी रेलवे लाइन ML1 और ML2, पाकिस्तान में 2 मेन लाइन्स हैं रेलवे की, बेसिकली एक जो जा रही है लाहौर से कराची की तरफ, दूसरी लाहौर से पेशावर और क्वेटा वाला जो ट्रैक है, लाहौर से पेशावर वाला ट्रैक है, फिर कोयटा वाला ट्रैक है, 2-3 ट्रैक्स हैं, इन्हें दोबारा से हाई स्पीड ट्रेन के लिए तैयार करना। पाकिस्तान के अंदर जिनको हम नेशनल हाईवेज नहीं कहते, उसको हम एक्सप्रेस वे कहते हैं, उसे पाकिस्तान में मोटर वे कहा जाता है, तो मोटर वेज को क्रिएट करना ताकि लिंक्स हो, सामान जाना है। साथ में काराकोरम हाईवे 1960s और 50s के दौर में गिलगित बल्तिस्तान को चाइना से लिंक करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से पीओके के थ्रू नीचे लिंक करने के लिए जो हाईवे तैयार किया गया था, उसको दोबारा से 4 लेन में कन्वर्ट करना, ये बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। साथ में पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाना, साथ के साथ अलग अलग इस सीपैक रूट के थ्रू इकोनॉमिकल जोन्स का डेवलपमेंट है। इसमें 2 अलाइनमेंट है। पहला अलाइनमेंट जो है वो जा रहा है ग्वादर से कोयटा होते हुए पेशावर होते हुए ऊपर, और दूसरा अलाइनमेंट है ग्वादर से कराची होते हुए, कराची से लाहौर और इस्लामाबाद होते हुए गिलगित बल्तिस्तान। अल्टीमेट कहीं से भी जाए, मेन मकसद चाइनीज़ डिमांड्स को और चाइनीज़ सप्लाई रूट्स को सिक्योर करना। पर इसको लेके पाकिस्तान के कई सारे इकोनॉमिस्ट लीडिंग्स हैं, परवेज़ हुदबाई जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको एक बड़े शक है। उन्हें लगता है बेसिकली डेप्थ ड्रॉप डिप्लोमेसी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बिकॉज आप पाकिस्तान को वो लोन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि हम शायद कभी चुका नहीं सकते। अल्टीमेटली चाइना विल टू बिकेम मास्टर ऑफ आर डेस्टिनी। इवन पाकिस्तान के स्कूलों में आज की तारीख में उर्दू के बाद सेकंड लैंग्वेज चाइनीज़ ऑफर की जा रही है, के इलाकों में
बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट लोगों ने इस पर बड़ा अपोजिशन किया था जब उर्दू के साथ साथ साइन बोर्ड जो थे बलूचिस्तान में चाइनीज़ में लगाए जाने लगे। चाइनीज़ कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, उनके लिए अलग से रेजिडेंशियल टाउनशिप्स बनाई जा रही हैं, उनकी पुलिसिंग के लिए अलाउड किया जा रहा है चाइनीज़ को, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को उनका प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज सी पैक जो गुजर रहा है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, भले ही पाकिस्तान के कंट्रोल में, बट है हमारा। आप डायरेक्टली हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो उस इलीगल कंट्रोल वाले एरिया में एंटर करके। आप भासा डैम, आप नीलम झीलम प्रोजेक्ट को बना रहे हैं पीओके में, जो टेक्निकली हमारा है, तो डायरेक्टली आप हमारी नेशनल सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हो। साथ के साथ आप ग्वादर के थ्रू कहीं ना कहीं पर्शियन गल्फ के ऊपर जो हमारी एनर्जी रिसोर्स का एक मेजर सेक्टर है जहाँ से प्रोडक्शन का, आप उधर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हो। आप ऑलरेडी जिबूटी में बैठे हुए हो। साथ के साथ आप हमारा जो मैरीटाइम रूट है ट्रेड का, उस पर अपनी प्रेजेंस बना रहे हो। आज वहाँ शिप खड़े हैं ट्रेड वाले, कल को मिलिट्री शिप्स भी आगे खड़े हो सकते हैं। कल को अगर रेलवे लाइन गिलगित तक जाती है, हाईवेज गिलगित तक प्रॉपर जाते हैं, तो मिलिट्री प्रेजेंस भी चाइना बढ़ा सकता है फ्यूचर में। अफगानिस्तान इंडिया के साथ था बहुत हद तक, लेकिन तालिबान के आने के बाद आप देखेंगे किस तरह से तालिबान भी अब चाइना के साथ इस चीज़ को लेकर बात करें में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बिकॉज चाइना के लिए अब अफगानिस्तान एकदम से बहुत वाइटल हो जाता है। अफगानिस्तान वाइटल क्यों होता है? बिकॉज थ्रू अफगानिस्तान चाइना विल गोइंग टू गेट एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आप तुर्कमेनिस्तान जा सकते हैं, तजाकिस्तान जा सकते हैं, किर्गिस्तान जा सकते हैं, आप वहाँ से यूरोप जा सकते हैं। अफगानिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्लस अफगानिस्तान आपको एक